33 दिनों के युद्ध से ही अमेरिका में महंगाई जो है वो चरम पर पहुंच गया है। अमेरिका के लोग सड़कों पर हैं, बवाल काट रहे हैं। सोचिए, दुनिया भर के देशों पर प्रतिबंध लगाने वाला, खासकर ईरान पर 45 साल से प्रतिबंध लगा देने वाला अमेरिका सिर्फ 33 दिनों के युद्ध में ही परास्त हो चुका है। वहाँ तेल की कीमत $4 हो गई है। पत्रकार बगावत पर उतर आए हैं। अमेरिकी लोग सड़कों पर उतर रहे हैं और लगातार सवाल पूछ रहे हैं कि हमें युद्ध में क्यों धकेला। सोचिए, कोई भी सभ्य समाज, कोई भी सभ्य नागरिक युद्ध के कितना खिलाफ है। लेकिन सोचिए, अब तक अमेरिका लगातार दुनिया भर के देशों पर हमला करता था। उसने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान पर हमला किया, परमाणु बम गिराया। उसने लगातार वियतनाम पर हमला किया, अफगानिस्तान पर हमला किया, इराक पर हमला किया, यहाँ तक कि सीरिया पर हमला किया। जब जहां मन होता था वहां जाके बम मारता था। और इसलिए इटली के एक पत्रकार ने कहा था कि अमेरिका जहां भी लोकतंत्र लाने के लिए हमला करता है वहां तेल का कुआं पहले से मौजूद होता है। मतलब अमेरिका तेल के कुआं वाले देशों पर ही हमला करता था। सोचिए, अमेरिका पिछले 50 सालों से खाड़ी देश का बॉस बना हुआ था। खाड़ी देशों में उसके सैनिक अड्डे हैं और थे, अब हैं नहीं, थे। कतर में उनके सैनिक अड्डे थे। कतर तो उसका सबसे बड़ा प्रोपेगेंडा चैनल चलाता था। कतर में उसके अड्डे थे, सीरिया में उसके अड्डे थे। इराक में सद्दाम हुसैन ने उसकी बात नहीं मानी तो उस पर हमला करके अड्डा बना लिया। उसने सीरिया पर अड्डा बना लिया। लीबिया ने उसकी बात नहीं मानी गद्दाफी ने, तो लीबिया पर हमला कर दिया। और सारे खाड़ी देश कभी एकजुट नहीं हो पाते थे। कहा जाता है कि तुर्की हो, कतर हो, ओमान हो, संयुक्त अरब अमीरात हो, दुबई हो, अबू धाबी हो, बहरीन हो, ये तमाम देश कभी एक नहीं हो पाते थे और ये सब अमेरिका से डरते थे। और अमेरिका की अमीरी के पीछे इन्हीं देशों का हाथ है। दरअसल इन देशों में जो तेल के सारे भंडार थे, उन सब पर तेल का कुआं इन देशों का था, लेकिन रिफाइनरी अमेरिका ऑपरेट करता था। और जो भी तेल का इन देशों से कारोबार होता था, यूरोप तेल खरीदता था, अमेरिका, लैटिन अमेरिका, दुनिया के सारे देश, एशिया, जहां भी तेल की बिक्री होती थी उसका पेमेंट डॉलर में होता था। और जब डॉलर में होता था तो वो सारा पैसा अमेरिका के पास जाता था। लेकिन 32-33 दिनों के युद्ध में सोचिए क्या हो गया। अमेरिका की आर्थिक स्थिति चरमरा गई है। अब उसकी इकोनॉमी सिर्फ 32 ट्रिलियन की रह गई है और चीन 42 ट्रिलियन पर पहुंच गया है। मतलब उसके पेट्रो डॉलर को इतना बड़ा झटका लगा है कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। अब तक अमेरिका जिन पैसों पर ऐश कर रहा था, कॉलेज यूनिवर्सिटी बना रहा था, उसको एक बड़ा झटका लगा है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी दुनिया के सामने अमेरिका को महान तो नहीं बना पाया, एक्सपोज जरूर कर दिया है। और इसकी सबसे बड़ी वजह है ईरान की वो ताकत जो उसने 45 साल में गेन किया है। सोचिए, पिछले 45 साल से ईरान पर रोज प्रतिबंध। वो अपना ही तेल नहीं बेच सकता था, वो अपने देश में हथियार नहीं बना सकता था। वो जब भी कोई नया कॉलेज यूनिवर्सिटी खोलता था उस पर आरोप लगते थे कि परमाणु बम बना रहा है। कई बार उस पर हमले की कोशिश। पहले तो अमेरिका ने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई। इराक से ईरान पर हमला करवाया, बात नहीं बनी, फिर बाद में खुद इराक पर हमला करके सद्दाम हुसैन को हटा दिया। ये है अमेरिका की दोहरी नीति। और इसलिए कहा जाता है कि कोई ऐसा सगा नहीं जिसको अमेरिका ने ठगा नहीं। सोचिए, भारत पाकिस्तान के जब युद्ध होते हैं या हुए हैं पहले, हमेशा अमेरिका पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा। अभी जब ऑपरेशन सिंदूर था तो वो रोज कहता था इतने जेट गिर गए, हमने सीज फायर कराया, हमने दोनों देशों को धमकी दी। ये बरबोला अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका को पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया है। अब वो कह रहा है कि हम इस युद्ध से बाहर निकल जाएंगे बिना शर्त, कोई समझौता नहीं। सच्चाई है कि युद्ध अमेरिका हार गया है। सारे खाड़ी देश अब अमेरिका से आजाद हो गए हैं। अमेरिका के सैनिक अड्डे ध्वस्त हो गए हैं। अमेरिका के सारे सेना के जवान जो हैं खाड़ी देशों से फरार हो गए हैं। लेकिन अभी तो ईरान ने जो कहा है उस पर आपको भरोसा नहीं होगा। ईरान ने 2 बातें कही है। हम अमेरिकी कंपनियों को अब निशाना बनाएंगे जो खाड़ी देशों में है, जो मेरी पहुंच में। और साथ ही अब उसने कहा है कि खामनेई की शहादत का बदला, लारीजानी की शहादत का बदला अब हम लेंगे और चुन चुन कर जहां जहां अमेरिकी अधिकारी हैं उस पर हम हमला करेंगे। ये सबसे बड़ा ऐलान किया ईरान ने युद्ध के 32 दिन समाप्त होने के बाद। 28 फरवरी से युद्ध शुरू हुआ था। उसके 2 बड़े नेता मारे गए, लारीजानी और खामनेई।
लेकिन ईरान नहीं रुका, नहीं झुका, नहीं टूटा। अमेरिका की पहले कोशिश हुई कि ईरान में कोई बड़ा बगावत करवा देते हैं और सत्ता पर अपना पपेट बैठा देते हैं, लेकिन ठीक इसके उल्टा हुआ और खुद अमेरिका में बड़ी बगावत हो गई है, इजराइल में बड़ी बगावत हो गई है। वहीं दुनिया के कोई देश अब अमेरिका के साथ नहीं है और अब यूनाइटेड नेशन में इजराइल रिक्वेस्ट कर रहा है, गिड़गिड़ा रहा है कि हमारे शहरी इलाकों पर हमले हो रहे हैं, हमारे लोगों के घर पर हमले हो रहे हैं, हमारे लोग मारे जा रहे हैं। लेकिन ये बात तब क्यों नहीं याद आ रही थी जब वो फिलिस्तीन पर बमबारी कर रहा था। और ईरान अपने लिए नहीं लड़ रहा है, ईरान लेबनान के लिए लड़ रहा है, फिलिस्तीन के लिए लड़ रहा है, गजा के लिए लड़ रहा है। ये सच्चाई है और ईरान ने जो कहा था उसने पूरा कर दिया। उसने कहा था कि अगर हम पर सीधा हमला हुआ तो हम इजराइल को नक्शे से खत्म कर देंगे। आप खुद सोचिए, जब 9-10 खाड़ी देशों से अमेरिका को ईरान ने भागने पर मजबूर कर दिया, उसके सारे सैनिक अड्डे तबाह कर दिए और अभी तो सिर्फ 33 दिन हुआ है। ईरान ने कहा था कि हमारे पास 2.5 लाख मिसाइलों का जमावड़ा है, जखीरा है, हम इस युद्ध में 10 साल लड़ सकते हैं। पहले दिन से अमेरिका बड़ी बड़ी बातें करता था, एयरफोर्स खत्म कर दिया, नेवी खत्म कर दिया। एयरफोर्स क्या खत्म करेगा? 25 से ज़्यादा जेट अमेरिका के गिरे हैं, रोज उसके ड्रोन गिराए जा रहे हैं। कह रहा था नेवी खत्म कर दिया है। अब्राहम लिंकन, जेराल्ड बुश जैसे युद्धपोत वापस भागने पड़ रहे हैं। कहाँ अमेरिका हॉर्मुज स्ट्रीट को आज़ाद कराने के लिए नेवी सील उतारने वाला था, क्या हुआ? कहाँ अमेरिका कह रहा था कि 10,000 सैनिक उतारेंगे, क्या हुआ? सब धरा का धरा रह गया। इसका मतलब है कि 33 दिनों के युद्ध में ईरान ने विश्व विजेता का दर्जा हासिल कर लिया है और उसने अमेरिका को ये युद्ध हरा दिया है। ये सच्चाई है और ये दुनिया के सामने बातें आ गई हैं और डोनाल्ड ट्रंप से सवाल पूछे जा रहे हैं। लेकिन सोचिए, इस युद्ध की कीमत पूरी दुनिया चुका रहा है। सोचिए, जिस हॉर्मुज स्ट्रीट और अलमंदेब से मुफ्त में जहाज आता जाता था, अब ईरान ने कहा है कि हम युद्ध से हमें बड़ी तबाही हुई है और हम उस पर अब टोल लेंगे। कम से कम $2 मिलियन, $20 लाख एक जहाज से लिया जाएगा। बताइए, तेल महंगा होगा कि नहीं, गैस महंगा होगा कि नहीं? इस युद्ध के दौरान यूरोप में गैस और तेल के लिए महामारी मची हुई है, हाहाकार मचा हुआ है। अमेरिका में तेल $4 का हो गया है, $4 प्रति लीटर। भारत में जो कमर्शियल सिलेंडर है उसके दाम बढ़ा दिए गए हैं। गांव में, छोटे छोटे शहरों में लोगों को गैस नहीं मिल रहा है। तो दुनिया भर में इस तरह के असर हुए हैं, यूरोप में खासकर बड़ा असर हुआ है। यह युद्ध खत्म भी हो गया अगर 2-4 दिनों में, उसके बाद भी स्थिति नॉर्मल होने में कम से कम 1 साल लगेंगे, जो विनाश अमेरिका के इस सनकी राष्ट्रपति और बेंजामिन नेतन्याहू की वजह से हुई है। और एक बात तो साफ है कि ईरान ने अपने आप को सुरक्षित बचा लिया है। हाँ, उसको जान माल की हानि हुई है, उसके स्कूल, अस्पताल, यूनिवर्सिटी को उड़ा दिया गया है, उसके पावर प्लांट को उड़ाया गया, उसके रिफाइनरी को उड़ाया गया है, लेकिन उसने उसकी कीमत चुकाई है, तो दुनिया को बहुत कुछ दिया भी है। अब दुनिया अमेरिका के तानाशाही से आज़ाद हो गया है। अब अमेरिका के सामने इटली साफ कह रहा है कि हम तुम्हारी कोई बात नहीं मानते हैं। कनाडा कह रहा है कि जो करना हो कर लेना, हम तुमसे नहीं डरते हैं। स्पेन कह रहा है कि हम तुम्हें अपनी सरजमी पर उतरने तो दूर की बात है, हवाई में भी नहीं उड़ने देंगे। दुनिया का कोई देश नहीं है जो अमेरिका के साथ न उससे डर रहा है और न उसकी बात मान रहा है। सोचिए, क्यूबा बच गया, ग्रीनलैंड बच गया। ईरान ने अपने साथ दर्जनों मुल्कों को आज़ादी बख्श दी है, आज़ादी मुहैया करा दी है और इसकी कीमत अकेले ईरान चुका रहा है। लेकिन सोचिए, 45 साल प्रतिबंध झेलने के बाद ईरान ने किस तरह की मजबूत तैयारी की है। उसका अब नतीजा है कि दुनिया के दर्जनों देश अब आज़ाद हो गए हैं। ग्रीनलैंड पर अब कोई कब्जा नहीं करेगा, क्योंकि यूरोप अब तैयार है अमेरिका को सबक सिखाने के लिए। एक बार बिल्ली के गले में घंटी बंद गई, अब बिल्ली जहां दौड़ेगी वहां आवाज आएगी और लोग उस पर हमला करेंगे। अब ग्रीनलैंड बच गया। क्यूबा में 3 महीने से डोनाल्ड ट्रंप ने ब्लैकआउट कर रखा था, चे गुवेरा का देश, वहां अब रूस ने तेल भेजना शुरू कर दिया है। तो सोचिए, इराक आज़ाद हो गया है, सीरिया आज़ाद हो गया है, लेबनान आज़ाद हो गया है, फिलिस्तीन आज़ाद हो गया है। सिर्फ 33 दिनों के युद्ध ने दुनिया को सोचने के लिए मजबूर कर दिया है और दुनिया का सो कॉल्ड सुपर पावर अमेरिका अपने घुटनों पर है और वो ईरान के सामने गिड़गिड़ा रहा है कि युद्ध तुम खत्म करने का ऐलान कर दो, हमारी साख को जो बट्टा लगा है वो बच जाएगा। लेकिन ईरान कह रहा है कि ये मत भूलना, ये बिल्कुल गफलत में मत रहना, तुमने युद्ध शुरू किया था, खत्म हम करेंगे। तुम्हें तभी युद्ध खत्म करने देंगे
जब एक एक रुपए की भरपाई करोगे जो तुमने हम पर हमला किया है। और सोचिए अब इजराइल का क्या होगा, उस इजराइल का जो अमेरिका के कंधे पर बंदूक रखकर चलाता था। इजराइल पर चारों तरफ से हमला हो रहा है, उसका कोई शहर सुरक्षित नहीं है। जैसे कतर पर बमबारी हुई, जैसे अबू धाबी, दुबई, बहरीन, ओमान, इन तमाम देशों पर बमबारी की है, मिसाइल दागे ईरान ने। तो इजराइल की क्या औकात है? इजराइल के तो इन देशों पर तो सिर्फ अमेरिकी सैनिक अड्डों पर हमले किए गए हैं, अमेरिकी सेनाओं पर हमले किए गए हैं, अमेरिकी दूतावासों पर हमले किए गए हैं। जहां जहां अमेरिकी फौज छुपे थे, अमेरिका के फाइटर प्लेन थे, वहां हमले हुए हैं। लेकिन ईरान ने इजराइल पर बिल्कुल कोई रहम न खाने की घोषणा कर दी है और उसके सारे शहरों पर बमबारी हो रही है। 50 लाख से ज़्यादा लोग बंकरों में सड़ रहे हैं और वो दुआ मांग रहे हैं। वो सड़कों पर निकलकर अब बगावत कर रहे हैं कि हमारे पास खाना नहीं है, पानी नहीं है। सोचिए, दुनिया में जब कोई हिटलर आता है तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर होता है, और जब डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू जैसा राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री आ जाए तो फिर दुनिया को युद्ध के मुहाने पर खड़ा कर देता है। और इन दोनों की सनकपन की सजा पूरी दुनिया को मिल रही है। तेल और गैस की किल्लत है, महंगाई है, बेरोजगारी बढ़ रही है, लोग शहरों से गांव में पलायन कर रहे हैं, और इसके लिए जिम्मेदार है ये दोनों। ईरान में हजारों लोग मारे गए हैं, 20 से ज़्यादा भारतीय की मौत हुई है खाड़ी देशों में। इन सब के लिए जिम्मेदार है इजराइल और अमेरिका, जिसने युद्ध छेड़ा। लेकिन इसकी कीमत अब इजराइल को चुकानी पड़ रही है। उस पर हमास हमला कर रहा है, हिजबुल्लाह हमला कर रहा है, हूती हमला कर रहा है और ईरान हमला कर रहा है। इजराइल का कोई शहर सुरक्षित नहीं है, उसके हाइफा हो, तेल अवीव हो, सारे शहर धू धू कर जल रहे हैं और इजरायली सैनिक फिलिस्तीन में मारे जा रहे हैं। सिर्फ 33 दिनों के बाद ही अमेरिका ने घुटने टेक दिए और ट्रंप ने कहा है कि हम किसी भी वक्त इस युद्ध से वापस हो सकते हैं बिना किसी समझौते के। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।